हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में हम किस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो हम माउंटेन्स यानी कि पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ये समझा था कि जो पर्वत होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो कौन से होते हैं वो हमने जान लिया था। तो उनमें से जो पहला पर्वत होता है, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने सारा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, तो बाकी के जो रह गए हैं वो हम अब कवर करेंगे। उसके मतलब माउंटेन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं हम इस क्लास में कवर कर लेंगे, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर वो उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली वीडियोस हैं, जिन लोगों ने नहीं ली हैं या नहीं पढ़ी हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ए हम कर चुके थे ब्लॉक माउंटेन्स। अब हम बी पर आते हैं। तो जो दूसरी तरीके के पर्वत हैं, दूसरे प्रकार के, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत, या फिर हम कह सकते हैं रेजिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत या फिर रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, अब ये रेजिडुअल माउंटेन जो होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। चलिए, तो ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं ये क्या हैं? चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप, चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन होते हैं, वो क्या है? ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं। ठीक है, जब चट्टानों का अपरदन होता है तो उसके फलस्वरूप इस तरीके के जो पर्वत हैं उनका निर्माण होता है। अब ये जो अवशिष्ट पर्वत हैं ये कौन से हैं, अब हम ये जानते हैं। जैसे कौन से पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत बोलेंगे? तो जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल एवं सतपुड़ा। कौन से पर्वत? विंध्याचल एवं सतपुड़ा। दूसरे हैं नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वत है वो भी अवशिष्ट पर्वत है या फिर हम कह सकते हैं रेजिडुअल माउंटेन है। फिर आता है पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ। पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत के अंदर ही है, ये सब हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। आगे क्या है? सियरा, ये स्पेन में है। सियरा ये स्पेन के अंदर है। स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ तक राजमहल की पहाड़ियाँ तक ये तो सब इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। बाकी ये सियरा है जो ये स्पेन में है। गैसा एवं बूटे, गैसा
एवं बूटे, ये अमेरिका में है। कहाँ पर है ये इस तरीके का पर्वत? क्या नाम है? गैसा एवं बूटे, ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो अब देखो, तो अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं वो ये जिनको हम रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। ब्लॉक पर्वत मैंने आपको बता दिया था, जो जिनके बीच में जो घाटियाँ होती हैं उनको और साइड में से वो उभरे उभरे होते हैं, तो उनको हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो समतल होता है। मतलब ब्लॉक पर्वत कहाँ कहाँ कौन से देश में है वो सब हमने ब्लॉक पर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कितना सारा है, जितना पढ़ोगे कम पड़ेगा, लेकिन हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन या फिर अब तक आए हुए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत के बारे में वो जानकारी हो गई। अब जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं या फिर जिनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो ये जो अवशिष्ट पर्वत हैं ये क्या है? चट्टानों के अपर्दन फलस्वरूप निर्मित होते हैं। मतलब जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, जब उनका अपर्दन होता है ना, तो उससे ये जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कुछ इंडिया के अंदर भी है, कुछ बाहर भी हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया में कौन से हैं, या जैसे ये दे दिया क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा जो है ये पर्वत किस तरीके के पर्वत हैं? तो ये हम बताएंगे कि अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जैसे कि विंध्याचल और सतपुड़ा हो गए, नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, या पारसनाथ हो गया, या राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, तो ये भारत के अंदर है। ये सारे ये कौन से हैं? ये अवशिष्ट पर्वत ही हैं। ठीक है, फिर सियरा हो गया, जो सियरा है पर्वत वो स्पेन के अंदर है, वो भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। फिर हो गया गैसा और बूटे, ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो ये भी सब अवशिष्ट पर्वत ही है, मतलब कि ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसमें आप डिफ्रेंशिएट भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा तीसरे नंबर पे आता है संचित पर्वत। ओके, तो संचित पर्वत के बारे में जानेंगे हम। संचित पर्वत, सी डाल के कर लो। संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटेड माउंटेन है वो कौन से होते हैं? भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर। क्या बताया इसमें? भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने से या जमा होते रहने के कारण, स्थान पर जमा होते रहने के कारण, किससे? एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत, बनने वाला पर्वत। तो वो कौन सा पर्वत होता है? वो संचित या फिर एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ठीक है, तो उसको हम
संचित पर्वत बोलते हैं। आगे है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं वो? इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो चलो अब संचित पर्वत के बारे में। संचित पर्वत आपको पता ही चल गया, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इतना समझ लो कि क्वेश्चन बस यहीं से पूछा जाएगा कि संचित पर्वत कौन से होते हैं। ठीक है, तो संचित पर्वत जो होते हैं उनको हम एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड माउंटेन। संचित मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ इकट्ठा होकर बन रही है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि संचित, तो आप जब एग्जैक्ट हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे तो संचित का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ इकट्ठा होना। तो ये जो संचित पर्वत है, इससे पढ़कर ही हमको पता चल रहा है कि कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है, तब उसके बाद पर्वत का निर्माण हो रहा है। इंग्लिश में हम उसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो संचित पर्वत है ये किस तरीके के होते हैं हम वो जानते हैं। भूपटल पर, मतलब भूपटल पर, जमीन पर, धरती पर, भूमि पटल पर क्या है? मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा। मिट्टी, बालू, मिट्टी हो गई, बालू रेत हो गया, कंकर, पत्थर और लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है, के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। तो जब ये सारी चीज़ें एक स्थान पर जमा होती रहती हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, तो उससे क्या है, वो एक पर्वत का स्वरूप ले लेते हैं। ठीक है, उससे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। एकदम नहीं होता, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, कई सौ साल लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पर्वत को हम संचित पर्वत बोलते हैं। ओके, चलिए आगे है कि जो रेगिस्तान में बनने वाले जो बालू के स्तूप हैं वो भी संचित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। आप देखोगे ना कि रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में, आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो बालू के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो भी क्या है, वो भी संचित पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये संचित पर्वत के बारे में भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है पर्वत, वलित पर्वत, जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए डी, तो डी पर क्या आता है? वलित पर्वत। फोल्ड माउंटेन। अब वलित पर्वत कैसा होता है उनके बारे में जानते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, जो वलित पर्वत होते हैं ना उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि जो वलित पर्वत होते हैं वो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों में या धरातल की चट्टानों के, धरातल की चट्टानों के, धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। मुड़ जाने से
बनते हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है ये लहरदार पर्वत हैं। ये क्या है? ये लहरदार पर्वत हैं। ये लहरदार पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं ये जो हैं ये लहरदार पर्वत हैं, जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं। अपनतियां और अभिनतियां होती हैं। ठीक है, अब ये कौन से पर्वत है? कौन से पर्वत हैं जो वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, वो देखते हैं। तो हिमालय, कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। आल्प्स, दूसरे नंबर पे कौन सा पर्वत आ गया? आल्प्स। फिर आ गया यूराल। कौन सा आ गया? यूराल। फिर रॉकीज और रॉकीज एंडीज आदि। रॉकीज एंडीज आदि। देखो, वलित पर्वत या जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, वो किस तरीके के पर्वत हैं कि ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं। देखो, जो हमारा हिमालय पर्वत है तो वो वलित पर्वत है। तो वो कैसे बना है कि पृथ्वी के इंटरनल, मतलब नीचे, पृथ्वी के नीचे एक तरीके से, इस तरीके से प्रेशर हुआ धरती के अंदर ही कि वो पर्वत इतना ऊपर उठ गया, मतलब टकराने के बाद वो इतना ऊपर उठ गया कि उसने एक अपनी, मतलब हम कह सकते हैं कि उसने एक पर्वत का रूप ले लिया। तो इस तरीके के, मतलब जैसे ही मैं इसमें भी समझा रही हूँ कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति है, पृथ्वी की, जैसे मैंने बताया कि हमारी ये अर्थ है, तो इसकी जो इंटरनल पावर है, जिसकी इसकी आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से, तो इसकी जो आंतरिक शक्ति है उससे क्या है, जो धरातल के ऊपर जो चट्टानें हैं ना, मतलब ऐसे आंतरिक शक्ति से जो वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, जो धरातल की जो चट्टानें हैं, तो मुड़ जाने से जो बनता है, तो धरातल की जो चट्टानें हैं उनके मुड़ जाने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। ये लहरदार होते हैं, इस तरीके के होते हैं लहरदार, जिनके क्या है, जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं, जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ऐसा टकराव हुआ कि उससे क्या है कि जो धरातल ने ऊपर उठकर एक पर्वत का रूप ले लिया। ठीक है, तो वो उस तरीके के जो पर्वत हैं उनको हम वलित पर्वत बोलते हैं। और वलित पर्वत की श्रेणी में आते कौन से माउंटेन्स है, कौन से पर्वत है, तो किसी हमारा हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। तो इस तरीके के हो गए। अब ये जो 4-5 है ना, इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनका नाम दे दिया, इनसे फिर पूछा जाएगा कि ये किस तरीके के, किस प्रकार के पर्वत हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वलित पर्वत के बारे में भी पता चल गया होगा। मतलब जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, इंटरनली पृथ्वी में किस तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है कि वो नीचे से उठकर ऊपर आ जाती है, तो जिससे क्या है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके के पर्वत को हम
वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे। ठीक है, अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अभी इसमें वो है कि पर्वत निर्माण के क्या है विभिन्न सिद्धांत। तो पर्वत के बारे में एक क्लास और हो जाएगी, वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो रह गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से सारा समझ आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं रोज़ बोलती हूँ जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं और शाम को 7 बजे के बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो जब मैं क्लासेस अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अगर आपका कोई सजेशन वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।